इंसान वो है जो हर एक इंसान को खुद जैसा समझे, वरना खुद को खुदा समझने वाले तो लोग हजारों हैं। इंसानियत की पैरोकारी करने वाले और इंसानियत को सबसे आगे रखने वाले जो लोग हैं, वो लोग जो असल में धर्मों से जोड़कर देखे जाते हैं, मजहब से जोड़कर देखे जाते हैं, वो बहुत ज्यादा लोग नहीं होते। लेकिन उन लोगों में जो शुमार हैं, उनमें से एक अजीम शख्सियत आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने वाली है, उस खास कार्यक्रम में जिसको आप जानते हैं धर्म संकट के नाम से। डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी साहब आज हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। जोरदार तालियों से उनका खैर मकदम होना चाहिए। आइए सर, आपको लेकर चलता हूं। आज बहुत सारे सवालात आपका इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे खास मेहमान हमारे साथ और भी हैं जो अपने सवालों के साथ आपके लिए तैयार हैं। लेकिन इलियासी साहब की जो खुसूसियात हैं वो ये कि वो हर मजहब को पूजा पद्धति का तरीका मानते हैं और ये मानते हैं कि इबादत तो असल में एक ही हो रही है, एक की हो रही है और ऊपर वाले की बनाई हुई हर कृति ऊपर वाले की है और यही हमारा और ऊपर वाले का संबंध है। अगर ऐसा है तो उसकी बनाई हुई कृतियों में, उसके क्रिएचर्स में आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए और मतभेद अगर हो भी तो मनभेद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इस हद तक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वो दुश्मनी में बदल जाए। तो ऐसी बातों को मानने वाले इमाम साहब आज हमारे बीच में मौजूद हैं और वो तमाम लोग जो इमाम का मतलब जानना चाहते हैं, वो बता दूं कि असल में धर्म के मामलों में लीड करने वाले को इमाम कहते हैं। इमाम बहुत दानिश, बहुत पढ़े लिखे लोगों में से होते हैं जो लोगों को ये बताने का काम करते हैं कि मजहब के हिसाब से क्या सही है, क्या गलत है, जिनके पीछे सफ में खड़े होकर लोग नमाज अदा करते हैं। इमाम साहब उनमें से एक। और इमाम साहब क्योंकि चीफ इमाम हैं, मैं आपको यह भी बता दूं कि दुनिया के सबसे बड़े संगठनों में से एक की वो नुमाइंदगी करते हैं। यह भी आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में करीब 5 लाख इमाम, उनका जो संगठन है उसके वो मुखिया हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका धर्म संकट में। और अब क्योंकि इमाम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बाकी मेहमानों से भी आपकी परिचय करा दूं। हमारी प्यारी ऑडियंस तो यहाँ है ही। आज बहुत सारे मुद्दों पर उनके मन में क्या चल रहा है वो हम समझेंगे। लेकिन हमारे साथ अंबर जैदी जी हैं, बड़े बेबाक तरीके से अपनी बात रखने के लिए जानी जाती हैं। इसी तरीके से हाजी रंगरेज साहब हैं, बड़ा खुलकर और स्पष्ट बोलते हैं, एक्सप्लिसिट तरीके से ही बोलने के लिए हाजिक खान साहब जाने जाते हैं। और रशीदी साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप जानते हैं कि रशीदी साहब भी बड़ा खुलकर अपने दिल की बात को सामने रखते हैं। आज इमाम साहब के सामने क्या क्या आने वाला है, मुझको लगता है कुछ एंटीसिपेशन तो उनको भी हो रहा होगा। लेकिन सबसे पहले जरा मैं उनसे जान लूं कि आप कैसे हैं साहब? सब जगह अमान है, सब ठीक है? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। आप बीते दिनों इस बात को लेकर परेशान भी थे कि आप अमन का और मोहब्बत का पैगाम लेकर लोगों के बीच में गए थे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान और आपको फतवा जारी कर दिया गया था। उसके बाद आप उसको एनालाइज करने, समझने में लगे हुए थे, आपके लोग भी लगे हुए थे। आप ये भी कह रहे थे तब कि मैं समझूंगा वो कौन से लोग हैं, वो मानसिकता क्या है। अब तक क्या क्या समझ में आया? ये बात मैं अक्सर सभी को कहता हूँ कि हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने की तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी ज़रूर अलग हो सकती है, हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है। उसी पैगाम को लेकर मैं वहाँ राम मंदिर पहुँचा था। वही मेरा एक पैगाम था, एक संदेश था तमाम, एक सौहार्द का, कि देश में अमन शांति का पैगाम रहे, देश के अंदर एक अच्छा माहौल बने, और उसी पैगाम को, संदेश को लेकर गया। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये पसंद नहीं होता है। हर समाज में अच्छे लोग होते हैं, लेकिन चंद लोग ख़राब होते हैं। उनको ये पसंद नहीं हुआ। देश पूरा भारत से बाहर, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, दुबई से, इंग्लैंड से, तमाम देश में, पूरी दुनिया में जब ये बात निकली और उन्होंने इस बात की मुखालफत करनी शुरू करी और तमाम अलग अलग जगहों से फतवे जारी किए, भारत से, दुबई से और अमेरिका से, 3 पाकिस्तान से ये फतवे जारी हुए। लेकिन मेरा
अपना मकसद है, मेरा सौहार्द है, मकसद आपस में मिलके रहना चाहिए, उसी पैगाम को लेकर आगे गया। उसके लिए मुश्किलात होती हैं, मुझे मालूम था, उसके लिए मुझे उस पर बहुत विचार करना पड़ा, लेकिन मैं आखिर में जब वो गया हूँ और वहाँ जाने के बाद से जो मुझे एक पूरे देश में एक अच्छा संदेश गया आपसी भाईचारे का, आपस में मोहब्बत का, मेरे लिए ये काफ़ी था। नहीं, लेकिन उस दौरान आपको ये तमाम जगहों से फतवे तो मिले ही, आपको धमकियां मिली। एक उस तरीके की ही फोन कॉल जब इमाम साहब को आई, आप देखिए उसमें क्या क्या कहा गया था। और मैं ये भी समझना चाहता हूं कि उनकी अमन की कोशिश असल में वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गई या अमन की कोशिश उनकी कामयाब हुई। पहले जरा ये सुनिए और देखिए कि उस समय क्या हुआ था। मैं वापस नहीं लूंगा शब्द, वापस लेना, आप अगर वापस नहीं लोगे तो ये आंदोलन होगी। आपके पीछे आंदोलन करो मेरे खिलाफ साजिश रचो, कहां से करो मुझे नहीं मालूम। आपका नाम क्या है पहले नाम बताइए। भी नहीं है, आपकी भी नहीं है। आप मुझे सुनिए, मैं दो क्या हूँ या मैं क्या हूँ? मैं खराब इंसान हूँ, मैं आरएसएस का हूँ, मैं आरएसएस का हूँ या किसका हूँ या देश का हूँ? मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो इतना ज्यादा स्ट्रेस उन दिनों आपने झेला, लगातार इस तरह के कॉल आ रहे होंगे। ये तो इत्तेफाक से उस समय मीडिया आपके सामने थी, तो आपको क्या लगा कि ये अमन की कोशिश, आप क्या एक बार की ये भी ख्याल आया क्या कि ये हवन करने में हाथ जल रहे हैं तो हवन करना रहने ही दूं फिर? दरअसल जब इस तरह के जो काम होते हैं जहां देश, इंसानियत, आपसी सौहार्द, तो इस तरह की मुश्किलात तो आती हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनसे हमें घबराना थोड़ी है, उनसे हमें डरना थोड़ी है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे लिए देश हमारे लिए सबसे ज़्यादा है, राष्ट्र सर्वोपरि है हमारे लिए। तो मैं अपने देश हित में जो भी कार्य करता हूँ, देश हित मेरे लिए सबसे सर्वोपरि होता है। साजिद रशीदी साहब का सवाल मैं लूंगा अब आगे, आप तैयार रहिएगा अपने सवाल के साथ। लेकिन एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूँ। आपने कहा था कि वो लोग जो अभी नहीं समझ रहे हैं, इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, वो समझेंगे। 5 लाख इमाम जहां पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप उसके चीफ हैं, क्या आप इस पैगाम को डाउन द लाइन पहुंचाने में कामयाब हो पाए हैं कि आप क्या सोच रहे थे और वही सोच देश के लिए सही है? यकीनन यही सोच कामयाब रहेगी और इसी सोच से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज हम सब कुछ जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, देश के प्रति ही सोचना चाहिए हमें। आज हमारा देश जिस तरह से आगे विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है, बढ़ रहा है, महाशक्ति बन रहा है, तो हमें सबको इसी तरह से मिलजुल कर ही आपसी सौहार्द के साथ रहना है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, क्या उन तमाम लोगों को समझाने में आप कामयाब हुए जो इस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे? समझ में आ जाएगी। मैंने कहा ना कि चंद लोग होते हैं जो खराब, जिनका नजरिया ही, जिनका जहन सोच ही खराब है। आपने एक बात और कही थी कि इसमें कहीं कोई सियासत तो नहीं है, क्योंकि आगे चुनाव भी हैं, तब चुनाव आने वाले थे। आपने ये भी कहा था कि कहीं कोई सियासत तो नहीं, कहीं कोई प्ले तो नहीं कर रहा है, कोई इससे पॉलिटिकल लाभ तो नहीं लेना चाह रहा है। आपने फिर उसके बाद नतीजे भी देखे और आज हम काफी दिनों बाद बात कर रहे हैं उसके। क्या इसके पीछे कोई वो दिमाग था जो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ऐसा कर रहा था? हो सकता है, मतलब जो है, क्योंकि क्या है कि देश हमारा जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि इस तरह की साजिशें होती रहती हैं। क्योंकि ये साजिशें हैं कि किसी तरह से भी देश के अंदर अमन नहीं होना चाहिए, देश के अंदर आपस में इख्तलाफ रहना चाहिए। खैर, बहरहाल हमारा मकसद तो संदेश पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, और उसी संदेश को हम देने में कामयाब हो चुके हैं और पूरा देश मेरे साथ है। आज यहाँ 2 चीजें आप और खास देख रहे हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उधर आप संविधान रखा हुआ देख रहे हैं। यहां पर आप ये जो देख रहे हैं, ये लाउड स्पीकर है। ये लाउड स्पीकर बहुत बार बहुत सारी वजहों से चर्चा में रहा है। इस लाउड स्पीकर को भी बात होगी, बड़ा लाउड एंड क्लियर हम आज यहां पर बातें पूछेंगे। लेकिन फिलहाल मैं जरा साजिद रशीदी साहब के पास जाऊं। बहुत सारी बातें इमाम साहब के साथ जुड़ी हुई हैं। कौन सी वो बात जो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल है सवाल के तौर पर? 2 चीजें मैं पकड़ता हूं, आप बोलें। हमारे यहाँ चीफ सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो इमामुल अंबिया हैं, ये चीफ इमाम की उपाधि आपको किसने दी? नंबर 1। दूसरे ये कि आपकी जो मस्जिद है वो ASI में है या वक्फ बोर्ड में है? आपको वहाँ अपॉइंट किसने किया? ये 2 सवाल मेरे पहले जवाब दे दीजिए। चीफ इमाम की पदवी और मस्जिद के संदर्भ में सवाल। जी देखिए,
चीफ इमाम, पूरे इमामों का इमाम जो होता है वो चीफ इमाम होता है। और हम संगठन की बात कर रहे हैं इस समय। और देखिए, हम जो है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन, आप भी जानते हैं, एक बार बात पूरी होने के बाद आपके पास आऊंगा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इमामों का संगठन है और मैं चीफ इमाम हूं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये उपाधि किसने दी? ये उपाधि कौन देगा? संगठन का अंग, संगठन का कोई अध्यक्ष होगा, कौन देगा? संगठन किसी को अध्यक्ष बनाएगा, किसी को संगठन का अध्यक्ष सदर होता है। बिल्कुल, हमारे आपके पास आऊंगा तब आप अपनी बात कह लीजिएगा। एक बार इनकी सुन लीजिए, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए। दूसरी बात आपने कही कि ये मस्जिद जहाँ पर मेरा संगठन का ऑफिस है, जी, कायनात है चीफ अंबिया, वो इमामुल अंबिया है। वो मैं इमामुल अंबिया की बात नहीं कर रहा हूँ, चीफ इमाम की बात, इमामुल अंबिया की बात नहीं है। इमाम है ना, उसको भी हक नहीं है हम चीफ इमाम कहें। आप मेरी बात से सब लोग सहमत हैं? आप सहमत हैं या ना? साजिद रशीदी साहब, आपके पास क्योंकि अभी माइक नहीं है, आप जो कह रहे हैं वो आवाज आ नहीं रही है। एक बार जवाब पूरा हो जाए, मैं माइक लेकर आपके पास आऊंगा, पूरी बात कहिएगा। लगवाना चाहिए था ना आपको। मैं माइक लेकर आऊंगा आपके पास। एक सेकंड, आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात कहिएगा। आप कहिए, अपनी बात पूरी कीजिए। चीफ इमाम का जो दर्जा है वो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका चीफ इमाम हूँ। उसमें अध्यक्ष भी होते हैं, प्रेसिडेंट भी होते हैं, चेयरमैन भी होते हैं। इस तरह से ये चीफ इमाम है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि चीफ मुफ्ती होता है, ग्रांड मुफ्ती जिसको कहते हैं, ग्रांड इमाम भी होता है, ग्रांड इमाम भी होता है, जिसको ग्रांड मुफ्ती भी होता है, ग्रांड इमाम भी, मुफ्ती भी, चीफ इमाम भी। मस्जिद के मुतालिक क्या जवाब है? मस्जिद के मुतालिक यह है कि इनका जो सवाल है कि मस्जिद ASI में, तो इनको शायद वो पता नहीं किस संदर्भ में, ये क्या सोचकर जहन में इनके है और क्या सवाल ये करना चाह रहे हैं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन आज इनके जहन को साफ करना मेरी जिम्मेदारी है कि ना तो वो मस्जिद ASI में है और ना ही वो इस समय मस्जिद वक्फ बोर्ड में है। अभी इस समय वो स्टेटस को उसका चल रहा है 123 प्रॉपर्टी में। वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम बातें हो रही जी। आपने NRC और CAA के समय यह स्पष्ट कहा था जी कि पहले कौम के लोग इसको पढ़ लें, देख लें, उसके बावजूद उनको अगर यह लगता है कि इसमें काबिले एतराज बातें हैं तो उसको आकर फिर विरोध प्रदर्शन करें। इसको लेकर आपका क्या कहना है? आप CNRC पे कहां चले गए आप? सर, इंटरजेक्शन बीच में उनको आवश्यक लग रहा है। वो चाहते हैं कि जब आप बोलें उसी समय हिज्जे करके वो से आपसे सवाल भी पूछते रहें। एक सेकंड माइक लगवाइए आप, माइक सबको लगवा दीजिए। सवाल इनकी इमामत पे नहीं, इनकी इमामत तो यह है कि आपको इमाम ASI ने बनाया या दिल्ली वक्फ बोर्ड ने बनाया। हो गया आपका सवाल? जी, ना तो मुझे ASI ने बनाया और ना ही वक्फ बोर्ड ने। अभी मैंने जिस तरह से कहा कि ये हमारा ये मस्जिद 450 साल पुरानी मस्जिद है और 1911 में इसकी रिक्वायरमेंट हुई इस पूरे जगहों की। उसके बाद से 1959 से दोबारा से ये आबाद हुई है। 1959 से मेरे पिताजी वालिद उसी मस्जिद में, उसके बाद से मैं वहीं पर हम मौजूद हैं और वहीं पर ही हमारा ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का सेंट्रल ऑफिस है। चूँकि अभी ना तो वो वक्फ बोर्ड में है, ना ही वो लैंड एंड डेवलपमेंट पे है, ना ही DDA के पास है, चूँकि अभी स्टेटस को है। वो किसके पास है? अभी हमारे पास है और हम ही उसके मुतवल्ली हैं। अच्छा सुनिए, एक चीज और बता दूं, मुतवल्ली हैं। मैं जरा वक्फ बोर्ड को लेकर मामले को और आगे ले जाता हूं। रशीदी साहब, एक सेकंड, आपने पर्याप्त बोला, उनसे जवाब मिला, जितना जवाब मिला वो आपने कई बार सुन लिया। नहीं मिला आपके सवाल का जवाब तो आगे बढ़ना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड को लेकर जवाब दिया ही नहीं। AIMIM क्या कहता है, ओवैसी साहब ने क्या कहा है, जरा वो सुन लीजिए और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नहीं मिलेगा तो फिर मेरा बैठना बेकार है, मैं उठ जाता हूं। एक मस्जिद को खोए हैं, कई मस्जिदें हमारे हाथों से निकल जाएंगी, तो इस कानून को रोकना है। आप, हाँ ठीक है सर, मर्जी प्लीज गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड। आइए, चलाइए जरा। एक मस्जिद को खोए हैं, कई मस्जिदें हमारे हाथों से निकल जाएंगी, तो इस कानून को रोकना है। और ये बड़ा ही तारीखी नाजुक मोड़ पर आप और हम खड़े हुए हैं। अरे बीजेपी RSS शिंदे वालों, ये जायदाद गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे पुरखों की है।
बाज ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। ये किसके बारे में कह रहे हैं कि रंग बिरंगे कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों और तुम्हारे बाप दादा की कब्र भी तुमसे छीन ली जाएगी? मुझे नहीं मालूम है इनका क्या जहन और किसके लिए उन्होंने बोला है, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये जो कह रहे हैं उसमें सब्सटेंस है। किसके लिए बोला है मुझे नहीं मालूम, मतलब उनका जहन किस पे। वक्फ कानून में अमेंडमेंट को लेकर जो लोग मौजूदा सरकार के साथ सुर से सुर मिला रहे हैं, उनको नहीं मालूम कि वो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाले हैं। इसको दूसरे शब्दों में इस तरीके से समझ लीजिए। हो सकता है कि चूंकि वक्फ कानून में अमेंडमेंट को लेकर आपका नजरिया क्या है? देखिए, मेरा वक्फ अमेंडमेंट के नज़रिए के हवाले से मेरा कहना है कि अमेंडमेंट तो पहले भी होता आया है, ये एक प्रक्रिया है। अमेंडमेंट में बदलाव समय अनुसार होता आया है। पहले भी अमेंडमेंट हुए हैं, अब फिर अमेंडमेंट हो रहा है, लेकिन फ़र्क इतना है कि जो पहले अमेंडमेंट हुआ था उस पर राजनीति नहीं हुई, अब वक्फ अमेंडमेंट में उस पर बदलाव हो रहा है तो उस पर एक राजनीति हो रही है। लेकिन अभी तक तो किसी को ये मालूम नहीं कि भैया ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। चूँकि जेपीसी में आज भी बैठक है, कल भी बैठक हो रही है, और इस पर जो स्टेक होल्डर्स हैं और उसमें तमाम जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं और तमाम सबको बुला के इस पर अभी ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि तैयार हो चुका है, वो तो पब्लिक भी हो गया है, आपको शायद पूरी जानकारी नहीं है जी। अभी जेपीसी की आज नहीं, वो जेपीसी का ही है ना, आज भी बैठक चल रही है, चला गया है। वक्फ अमेंडमेंट का जो ड्राफ्ट है वो तो बन चुका है। नहीं, वो पुराना, देखिए अभी जेपीसी की बैठक चल रही है, अभी इसे ड्राफ्ट मुकम्मल तैयार नहीं हुआ है। पहले की बात है जी। आज बैठक चल रही है पार्लियामेंट नहीं, लेकिन वक्फ को लेकर अब जरा मैं ये बहुत जल्दी से समझ लूं। आप वक्फ में जो अमेंडमेंट हो रहा है जी, जो प्रस्तावित अमेंडमेंट है, आप उसके साथ हैं? देखिए, क्या वो आवश्यक है? देखिए, क्या समय अनुसार जो बदलाव होता है कि आज के हालात के हिसाब से उसको जो उसमें कमियां हैं उनको सही करने की तरफ अगर सरकार कर रही है तो उसमें क्या बुराई की बात? अगर कमियों को दूर करने की तरफ। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि अभी हमारे साथ साजिद खान साहब थे, साजिद रशीदी साहब, लेकिन अचानक उनके सवालों का जवाब भी मैंने यहां से लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है तो मुझे यहां से चला जाना चाहिए। क्या ये जो, और वो दोबारा आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, तो अगर वो दोबारा आ रहे हैं तो मैं उनको वेलकम करता हूं, आइए आपके सवालों का जवाब लेते हैं। लेकिन क्या ये जो माय वे और हाईवे वाला तरीका है, क्या वो ठीक है? ये भी उनसे हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले वक्फ को लेकर अभी चीजों के मुकम्मल हुए बगैर अपने अंदेशों को लेकर लाउड हो जाना, ये कितना ठीक है? देखिए दिनेश जी, कुछ एक तबका है हमारे यहाँ पर भी जो जयचंद का काम कर रहा है। जो वक्फ अमेंडमेंट जो ये एक्ट जो आया है उसके लिए जो है छाती पीटी जा रही है कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। हमारा कहना ये है और हमारी पार्टी का कहना ये है कि ये हमारे लिए वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है ये मिनी एनआरसी है। पहले हमारी सीए के एनआरसी के तहत हमारी नागरिकता छीनी जा रही थी, अब जो है हमारी ज़मीनों को छीनने के लिए सरकार इस तरीके का एक बिल लेकर आई है जिससे कि हमारी जितनी भी मस्जिदें हैं और जो हमारी इबादत गाहें हैं और जो हमारे कब्रिस्तान हैं, उन सब चीज़ों को वो उस पर अपना पूरा कब्जा जमाना चाहते हैं। नागरिकता छिन गई, कौन कौन परेशान हो गया? कौन एक आध नाम आप बताइए। बिल लेके आए थे ना, एक बिल लेके आए थे ना, तो आपके अंदेशे हैं या ये सच हो गया? नहीं, बिल लेकर आए थे बाकायदा, उसमें तो पूरी चर्चा हुई। नहीं है, ये सच होने वाली चीजें हैं, इसलिए ये एप्रीहेंशंस हैं। जल्द से यही तो दिक्कत हमारे सामने आ रही है कि कोई भी विषय हो, चाहे वो एनआरसी का हो, चाहे यूसीसी का हो, सीएए का हो, जनसंख्या का हो, ये सारे जो विषय है ना, बेसिकली ये विषय सारे राष्ट्रीय विषय हैं, लेकिन उस पर एक राजनीति होती है और उसी पर राजनीति करते हुए उसको ये सोचने लग जाते हैं कि मतलब ये हमारे लिए। तो आप क्या ये समझते हैं कि राष्ट्रीय विषयों पर कंसेंसस बनाना संभव नहीं है? बनाना, देखिए हमेशा क्या होता है कि राष्ट्रीय विषयों पे सबको मिलकर उसके हित में हम सबको मिलकर आगे जाना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एनआरसी सीएए का
मसला सामने आया, लोगों को गुमराह किया बहुत से ऐसे लोगों ने कि सीए मुसलमानों के विरोध में है, जबकि सीए सबको पता है कि वो नागरिकता लेने के लिए नहीं, नागरिकता देने के लिए है। तो लोग समझते हैं नहीं ड्राफ्ट क्या आया, क्या चीज़ आई, लेकिन उसमें पहले से पहले उस पर राजनीति करने, उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। सीए आज तक ये एनआरसी में किसी को नुकसान हुआ है या किसी की नागरिकता ली गई है? मैं बता देता हूँ। ये अब हाजिक साहब के पास जाने दीजिए। जी देखिए, बात यह है कि सीए हो या एनआरसी हो या वक्फ बोर्ड का मसला हो, हमारे मुल्क की सरकार जो है हिंदुस्तान में इंसानियत पर काम करना चाहिए। वक्फ बोर्ड का जो मामला है, वक्फ बोर्ड में जो कहते हैं कि इसमें 2 औरतें बनाए रखी जाएंगी, ये पहले से संविधान में था हमारे देश के वक्फ बोर्ड में। अब उसमें एक प्रावधान था कि जो उसमें हेरा फेरी करेगा, बेईमानी करेगा, उसको उम्र कैद होगी, वो ख़त्म कर दी जाती है। यानी वक्फ बोर्ड की आप उसको लाने के लिए लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, हिंदुस्तान के मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप वो चीज़ें ला रहे हो जिससे 60,000 करोड़ की प्रॉपर्टी दिल्ली में सरकार कब्जा करे हुए, 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी आंध्रा में और उसमें कर्नाटक में कब्जा है लोगों का। तो इस तरह जब तक सरकार ये नहीं करेगी कि मुसलमानों की, और वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन बने हुए थे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल से मध्य प्रदेश में थी, 6 साल से। सर, आपको ये भी मालूम होगा कि इसमें कब्जा करने वाले बहुत सारे लोग खुद इस्लाम के मानने वाले हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि कई जगहों पर वक्फ की संपत्ति उसको भी बता दिया गया जहां पूरा का पूरा गांव, एक भी व्यक्ति वहां इस्लाम का मानने वाला नहीं। देखिए, क्या आपको बहुत सारी चीजें इसमें ऐसा नहीं लगता कि इरेगुलरिटीज हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए संशोधन जरूरी है? अभी जो वक्फ बोर्ड आ रहा है उसमें डीएम को उसका प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है वक्फ बोर्ड का, और डीएम अंडर चीफ मिनिस्टर होता है। पहले जो मैं नटशल में एक बात समझना चाहता हूं, क्या वो एनआरसी हो, सीएए हो, वक्फ का मामला हो, अंबर जैदी जी, क्या कौवा कान लेकर उड़ गया ये सुनने के बाद लोग कान को हाथ लगाए बगैर कौवे के पीछे दौड़ लगा देते हैं, या ये जायज अंदेशे हैं जो वक्त वक्त पर सामने रखे जाते हैं, वरना सरकार अपने हिसाब से अपनी मनमर्जी कुछ भी कर देगी? दिनेश जी, अगर जायज अंदेशे होते तो हमारे देश में सीए के नाम पर लोगों को कितना वर्गलाया गया और जगह जगह पर शाहीन बाग बनाए गए और महीनों तक पूरी जिंदगी को रोका गया, कितने ही लोगों की जाने गई, कितने लोगों के कारोबार ठप हुए और कितने ही लोग जेलों में गए। लेकिन सबसे पहली बात जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, जो हमारे यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं और जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कभी भी कान को हाथ लगा कर नहीं देखते कि कौवा लेकर गया है या नहीं गया है। लेकिन ये जो लोग शोर मचाते कि कौवा कान ले गया, इनकी आवाज पे सब दौड़ जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि ये लोग किस लिए इस तरह से बार बार एक ही पैटर्न पे कौम को वर्गलाते हैं। क्यों बार बार कभी एनआरसी के नाम पर, कभी सीए के नाम पर, कभी पॉपुलेशन बिल के नाम पर, कभी ट्रिपल तलाक बिल के नाम पर। अगर कोई सरकार अमेंडमेंट कर रही है, देखिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून, जितने भी नागरिक हैं उनके बारे में सोचना, उनको हर अधिकार, उनको सुरक्षा फराहम कराना। अगर आप नहीं सोच रहे हैं, जो कौम के लीडर्स का काम था, आपने कभी नहीं सोचा कौम की फलाह बहबूदी के नाम पर। मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहने वाली हूँ दिनेश जी, ये ओवैसी साहब जो आज यहाँ पर बैठ के कहें कि तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रें छीन ली जाएंगी, किसकी कब्र छीन ली गई? यहां से ज्यादा मस्जिद, इमाम बारगाह, दरगाहें किसी दुनिया के किसी देश में नहीं है। रशीदी साहब, मैं आपके समय पे नहीं बोली थी, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। खुद जो वक्फ के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, सबसे बड़ा घोटाला खुद ओवैसी साहब करके बैठे हुए हजारों करोड़ का। तो सबसे बड़ा डर उनको ये नहीं कि कौम को फायदा पहुंचे वक्फ की प्रॉपर्टीज के नाम पर, उनको खतरा है कि हमारे हाथ से ये सारी चीजें चली जाएंगे, जो क्योंकि सबसे ज्यादा स्कैम्स ये लोग करते हैं। हाजिर अंग्रेज उन्हीं की पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। यहाँ पे साबित करें। ये चर्चा बहुत सारी बड़ी बातें हो रही है इस चीज लेकर, और वक्त के नाम पर चाहे वक्त प्रॉपर्टीज के रेंटल्स और की बात हो, चाहे उनके कब्जेदारी की बात हो, नहीं आप ये बताइए ना किसके कब्जे में प्रॉपर्टीज, किसकी जिम्मेदारी है? मैं बता रहा हूं ना, आपको जो फायदा पहुंचना चाहिए। आपने एआईएमआईएम को लेकर ओवैसी को लेकर एक बात कही है, जरा उसका जवाब सुन लीजिए। 1000-3000 करोड़ का घोटाला एक सेकंड एक करके ये नैरेटिव बनाया गया कि डिफेंस और रेलवे के बाद जो है वक्फ के पास इतनी बड़ी संपत्ति है। नैरेटिव नहीं, सच्चाई है। ये सच्चाई नहीं है, सुन तो लीजिए, ये सच्चाई नहीं है। 2 मंदिर ऐसे हैं साउथ में जिनकी 3 गुना ज्यादा जो है संपत्ति और पैसा उनके नहीं। उससे क्या ये बात, उससे क्या ये बात गलत हो जाती है? क्या ये तथ्य गलत हो जाएगा उस तथ्य की वजह से? नहीं, वो ये सच्चाई नहीं है क्या देश की? क्या बनाया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों के पास इतनी बड़ी संपत्ति है, इतनी सारी जगह है, 9 लाख एकड़ जगह है। अरे जब मैं कह रहा हूँ 2 मंदिरों के पास उससे ज्यादा अधिक तो उस पे तो टैक्स जाता है ना, सरकार के पास जाता है सारी चीजें, किस तरह की बातें कर रहे हैं? हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक सरकार रेलवे की जमीन बेच रही थी, एयरपोर्ट बेच रही थी और रेलवे स्टेशन बेच रही थी। अब सरकार चाहती है कि अडानी और अंबानी को
ये जो वक्फ की जो संपत्ति है, और देखिए जो अडानी का, अंबानी का जो घर बना हुआ है, वो भी वक्फ की संपत्ति है, वो भी वक्फ की संपत्ति। अच्छा, किसकी सरकार है? ये जो आप सुन रहे हैं ना, किसकी सरकार? मैं इसलिए ईमान साहब आपके सामने ये तमाम पॉइंट ऑफ व्यूज में रख रहा हूं। ताजमहल तक को ये बता दिया जाता है कि वक्फ की संपत्ति है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या इसमें वाकई इतनी पेचीदगियां हैं कि कई पॉइंट ऑफ व्यूज की इसमें गुंजाइश है, या वो लोग जो सियासत करना चाहते हैं वो एक राय नहीं बनने दे रहे हैं? बात ही नहीं कर रहा है कोई। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इस पे क्या हो रहा है कि सियासत ज़्यादा हो रही है, और उस सियासत की वजह से उसको मतलब लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं लोग। असल में इस जो संशोधन है वो समय के अनुसार होता है। अब उसमें अगर वक्फ में संशोधन हो रहा है तो उसमें एक तो सियासत नहीं होनी चाहिए। अभी जिस तरह के मामला चल रहे हैं, इसमें जो मामला चल रहे हैं, तो इसमें अभी हम लोगों को इस पर एक होकर उस पर बिल्कुल सामने आने वाला है। जवाब तो दे दो, आपने वक्फ बिल को पढ़ लिया? बिल्कुल बताइए क्या कमी है उसमें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या कमी है उसमें, क्या संशोधन हो रहे हैं? आप एक मिनट संशोधन क्या क्या, आपको क्या कमी लग रही है आप बताइए। संशोधन क्या क्या हो रहे हैं वो बता, आप बताइए आपको कमी क्या लग रही है। देखिए ये क्या बात है, संशोधन क्या क्या हो रहा है? आपने उनसे सवाल पूछा तो बदले में उन्होंने भी सवाल पूछा, बताइए ना, का जवाब दीजिए तो उनको ये मुतमईन हो जाएंगे कि आपको सब पता है इस बारे में। आप कमी बताइए उसमें क्या। मैं आपसे पूछ रहा हूं, वैसे तो आपका नजरिया, सर मेरे सवाल का जवाब आपका नजरिया सारा देश जानता है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूं। आपका काम विरोध करना है वो आप करें, कोई नहीं, लेकिन ये सवाल का जवाब दे दो। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको संशोधन में ऐतराज क्या है। इमाम साहब अब मैं जवाब दे रहा हूं उनकी बात का, ये मेरी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। तरह से इन्होंने पूरा ध्यान भटका दिया, जवाब नहीं दिया पूरा से। मैं जवाब दे रहा हूँ, ये जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं दे रहा हूँ। सुनिए अब एक सेकंड सुनिए, अब आप लोग जरा एक बाइट और सुन लीजिए। नहीं अब आगे चलना पड़ेगा क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट पर उलझ कर रहूंगा तो ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। जरा ये सुनिए, यहाँ बदरुद्दीन अजमल क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। इमाम साहब का ओपिनियन उसमें लूंगा, और प्लीज फॉर्मेट का और मर्यादा का ख्याल रखिएगा। जरा सुनिए। मुझे बोलने दीजिए। लड़कियां 18 साल सरकार ने इजाजत दी, उसके बाद शादी कर लेते हैं। वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते हैं, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? वो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे तो वहां से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहान होगी, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को। हजरत आप चीफ इमाम हैं, इस तरह के मामलों पर ये टिप्पणियां, इसको आप कैसे देखते हैं? दरअसल इन्होंने जो क्या सही कहा, इनका मकसद क्या था कहने का? ये मकसद ये बता रहे हैं कि विवाह को लेकर इनका ओपिनियन क्या है, विवाह की उम्र को लेकर इनका ओपिनियन क्या है, और जिन शब्दों में जिस तरीके से वो बता रहे हैं वो भी बदरुद्दीन साहब को नहीं, क्योंकि अभी तो विवाह का तो हमारे यहाँ 18 साल से उम्र जो है सरकार ने जो प्रस्ताव लाया था समान उम्र करने का लड़का और हेमंत बिस्व शर्मा अभी एक बिल भी लेकर आया, आपको मालूम होगा। अच्छा, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि काजी के पास रजिस्टर होने के बजाय ये अब जो निकाह होंगे वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होंगे। हाँ, तो क्या बुराई है? नहीं, अब उसको लेकर वहां ये भी कहा गया कि हमेशा एक वर्ग विशेष को टारगेट कर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चलती हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। अगर कोई कानूनन कोई चीज सही तरीके से की जा रही है तो उसमें कोई एतराज क्या है इसमें? तो आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से किए जाने वाले काम, उनकी तरफ से लाए जाने वाले जो बिल हैं, जो संशोधन है कानूनों के, वो सब सही लगते हैं? नहीं, अभी यकीनन देखिए क्या है कि इमाम साहब अभी तक निकाह सही नहीं हो रहे हैं मुसलमानों में। नहीं, मतलब ये रजिस्टर होने की बात हो रही है, निकाह की बात अभी तक निकाह सही नहीं हो रहे हैं क्या? नहीं, निकाह की बात रजिस्टर होने की हो रही है। अभी तक निकाह अगर जो रजिस्टर अभी काजी के पास है, लेकिन अगर सही हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, यकीनन सब सही हो रहे हैं। तो फिर रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब? रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब बता दीजिए। नहीं, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों नहीं होना चाहिए? क्या मतलब है उसका? क्या क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब सुनिए, मैं बताता हूँ। नहीं, होना क्यों नहीं चाहिए भैया? मत बोला करो यार। पहले देखिए, चाहती है कि उनकी शादी मतलब रजिस्टर्ड ना हो शादी। मुझे बोलने नहीं, आप ये बोलिए क्या गलत तरीका है? फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। नहीं, ये सारी शुरुआत आपने
आपने की है, आप बोल नहीं पाओगे तो मैं भी साथ कर सकती हूँ। नहीं, आप गलत चीजें क्यों बोल रहे हो कि निकाह गलत हो रहा है? निकाह अलग है, शादी का रजिस्ट्रेशन अलग है। शादी सब अपनी रीति रिवाज के हिसाब से करते हैं। ऑडियंस भी इसमें कुछ कहना चाह रही है, आप लोगों से पूछिए ना महिलाओं से, महिलाओं की बात भी यही करेंगे, पुरुषों की भी बात यही करेंगे, इमाम की भी बात यही करेंगे। मेरी बारी भी आने दीजिए प्लीज, मैं भी हूँ यहाँ पर। मैं बहुत देर से आप लोगों को सुन रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि एक बार तो पहले जो क्वेश्चन हो रहा है उसका मुतमईन तरीके से आंसर मिल जाए। हम लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, रजिस्ट्रेशन किस लिए ज़रूरी है? रजिस्ट्रेशन तो ऑटोमेटिकली होता ही है ना, जब सिग्नेचर करते हैं और लड़की से पहले पूछा जाता है, वहाँ पर पूरा सिग्नेचर होता है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन की बात ही कहाँ रह गई? वो तो ऑलरेडी हमारे उसमें रहा ना, जब हमें निकाहनामा मिलेगा। इसका जवाब मैं दूं? नुकसान क्या है मैं देता हूँ। एक सेकंड, अरे मुझे भी तो बोलने, आपके पास आता हूँ, बोलिए। देखिए, नहीं आऊंगा आपके पास, बोलिए। देखिए, जो आपका निकाह होता है, किसी का भी निकाह होता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन सरकार के पास नहीं होता है, वो काजी जी के पास होता है। तो सरकार के पास शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। कल आप, ये आपके अधिकारों की बात है, कल आपका पति कहे कि शादी नहीं हुई, कल आपके बच्चों को अधिकार ना मिले, तीसरी शादी कर ले, ये महिलाओं के अधिकारों से। और सबसे अहम बात, जो कम उम्र में बच्चों की शादी होती है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। कम से कम महिलाओं के लिए एक बुराई नहीं है, समाज को किसी भी नहीं आ रहा हूं सर, ऐसे मत कीजिए। इधर माइक नहीं, एक सेकंड, एक और दूसरा सवाल प्लीज, जल्दी से हाईजैक मत कीजिए प्लीज, एक सेकंड बोलिए। सर, जब आप लोगों को न्याय चाहिए होता है तब आप इस संविधान के पास भागते हैं। जब ये संविधान कहता है कि यही शादी रजिस्टर होनी चाहिए, क्यों आप उस संविधान के हिसाब से शादी को रजिस्टर नहीं करना? एक संविधान कहाँ गलत है सर? साजिद रशीद, बेटा इधर सुनो, बेटा इधर सुनो। सरकार का प्रोपेगेंडा। आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का। सर मैं पीजी कर रही हूँ। पीजी कर रही हैं? हाँ जी। अभी आपकी बहुत कम उम्र है, हम बहुत दुनिया में घूम रहे हैं। नहीं, उनका सवाल सीधा है। मैं जवाब पे ही आ रहा हूँ। उम्र नहीं होता सर, मैं जवाब पे ही आ रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन जो बात कहता है, सुनिए, जवाब पे ही आ रहा हूँ, जवाब पे ही आ रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन सुनिए, सर प्लीज सर, अरे मैं बता रहा हूँ ना, सुन तो लीजिए। एक क्वेश्चन सुन लीजिए, मेरा सीधा सा सवाल है। मेरा सवाल है कि रजिस्ट्रेशन के आप बोल रहे रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, उसमें क्या ऐसा नुकसान हो रहा है जो आपकी मैं बता रहा हूँ। देखिए, नुकसान नहीं, केवल एक दर्ज ही तो हो रहा है ना। अच्छा मैं सुन तो लीजिए, सवाल हो गया आपका, सुनिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, अभी CNRC पर बात आई, मैं लेके चल रहा हूँ उसी को। 28 लोगों को अभी जेल में डाला है 5 दिन पहले। किसी की माँ है उसमें, किसी का बाप है, किसी का भाई है। एक घर में जब 5 लोग हैं तो 2 आदमी विदेशी कैसे हो सकते हैं? ये होता है गलत काम। रजिस्ट्रेशन के नाम पर भी जो गलत काम होगा, यहां 60% इनलिटरेसी है इस देश के अंदर, 60%। समझ रहे हैं आप उस बात को? जो इनलिटरेट लोग हैं, जिनको ये पता नहीं रजिस्ट्रेशन कहां होगा, कैसे होगा, मतलब साजिद रशीदी साहब गलत कह रहे हैं बहकाया जाएगा, बीवी बदल दी जाएगी, होगा उनका गलत इस्तेमाल होगा। रजिस्टर हो गया, पे कौन चल रहा है? बाद में हो सकता है बीवी बदल जाए, आप ये कह रहे हैं? तो फिर आप ये बात ही कह रहे हैं? 5 लोगों का परिवार, उसमें 2 विदेशी कैसे निकल आए? आपने ये बात कही ना अभी। ये हेमंत विश्व शर्मा से पूछो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हेमंत विश्व शर्मा से पूछो, अपवादों ये हेमंत विश्व शर्मा से पूछो जिसने 28 लोगों को जेल में डाला। आप अपवादों को नियम बनाएंगे? पूछो उनसे। नहीं, आप अपवादों को नियम बनाएंगे? आप अपवादों को नियम बनाएंगे? कर सकेंगे हेमंत विश्व शर्मा से? नहीं कर पाएंगे। आप जरा ये भी नहीं कर पाएंगे आप। अब इलेक्शन की बातें भी हो रही हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी हो रही है। अभी कश्मीर और हरियाणा में हम चुनाव देख रहे हैं। ख्वाजा आसिफ हैं पाकिस्तान के मंत्री, वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो एजेंडा है 370 को लेकर, वही बात तो हम भी कहते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की जहाँ तक बात है, तो ये तो देश हित में है और एक अच्छी बात है, हम इसका समर्थन करते हैं और होना भी चाहिए, और सब एकजुट हैं और तमाम साथ। जहाँ तक 370 की बात है, मैं आपको बताऊं कि अभी मैं जब 370 आर्टिकल से पहले जब मैं कश्मीर गया था, वहाँ की हालात और अभी जब आर्टिकल 370 हटने के बाद के जो हालात, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज जो वहाँ तरक्की मिली, वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के लोगों ने मुझे जो बताया, वहाँ के लोगों ने जो खुशहाली बताई, वहाँ कारोबार लोगों के बढ़ गए, वहाँ लोगों के कारोबार बढ़ गए, टूरिज्म बढ़ गया, वहाँ के इतना अच्छा डेवलपमेंट हो गया, तो लोग वहाँ के खुश हैं। आपके देखिए, आपके बोलने से नहीं होने, नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं सर, हमारा वहाँ की आवाम। चलिए सर, आप मुझसे मुखातिब रहिए। क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जुबान बोल रहे हैं वो पाकिस्तान की जुबान है? मैं ये जानना चाहता हूं। बिल्कुल पाकिस्तान की जुबान है और देश विरोधी जुबान है, ये नहीं होने चाहिए। एक देखिए, जब ये देश हित में 370 हटा, देश हित में, हम उसे देश हित में मानते हैं।
जो देश हित में जो फैसला होता है उसमें सबके साथ खड़ा होना एक चाहिए। महत्वपूर्ण बात उधर से कही जा रही है जी। रशीदी साहब कह रहे हैं कि अगर ये पाकिस्तान परस्ती की बातें हैं तो इनको भगा फिर दें यहाँ इनका से। रजिस्ट्रेशन कैंसिल हिंदुस्तान होना में चाहिए अगर ये पार्टी इतनी देश विरोधी है तो वो कह रहे हैं। तो हिंदुस्तान में क्यों रखते हैं? यकीनन भगा दो। यकीनन मोदी कोई जी भी से हो, कहो, चाहे कोई कांग्रेस को पार्टी खत्म हो, कर दें। पार्टी हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर देश के खिलाफ कोई भी काम करेगा वो देश विरोधी होगा, देश के खिलाफ उसको। उमर साहब ये बताइए, अब एक बात और कही जा रही है, एक सेकंड आपकी बात पर आ रहा हूं, आप ही की बात पर आ रहा हूं। वाले ये संविधान की अवहेलना कर रहे हैं या ये संवैधानिक बात कर रहे हैं? ये जब भारत देश आजाद हुआ था 300 आदमी थे संविधान को बनाने वाले में, उस संविधान की तरमीम करने वाले उनके सामने जीरो भी नहीं है जो जिन्होंने संविधान बनाया था जिसमें बाबा साहब अंबेडकर थे, और आज जो संविधान बना रहे उसके एतबार से जीरो भी नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं, ये हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले ये देश हित की बात कर रहे हैं या देश विरोधी बात कर रहे हैं? सर एक सेकंड, हाजिक साहब एक बात आपसे भी पूछता हूं। आप ये कह रहे हैं कि जीरो जो कह रहे हैं आप, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग थे आपने ये कहा, बाबा साहब के संविधान के बारे में आपने बताया, और अभी आप जीरो कह रहे हैं। अमेंडमेंट्स को लेकर आपका नजरिया क्या है? वो ऐसे नहीं थे कि 46 को 86 मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या अमेंडमेंट को आप मानते नहीं मानते हैं? संविधान में अमेंडमेंट की गुंजाइश होती है नहीं होती? अमेंडमेंट करना देश हित के लिए है, अमेंडमेंट करना जनता के जवाब आप दे रहे हैं। जनता के हित के खिलाफ होगा तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, संविधान को आप ऐसा सैक्रोसेंट समझते हैं जिसमें कहीं कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है? अमेंडमेंट को आप समझते हैं? सरकारों ने किया 78 साल से किया, लेकिन देश की जनता के लिए किया, देश हित में किया। सवाल बार बार पूछ रहे हैं क्योंकि आपके बारे में ये माना जाता है इमाम साहब कि आप भारतीय जनता पार्टी और संघ की तरफ नर्म रवैया रखते हैं, इसलिए वो सवाल पूछा जा रहा है कि आप हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में क्या सोच रखते हैं? बनना चाहिए या नहीं? यस या नो? देखिए अभी बनना चाहिए या नहीं? अब देखिए बात हिंदू राष्ट्र क्या है पहले तो आप वो बता दीजिए। यस या नो बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यस या नो? नहीं, आप क्या समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है? मैं भी जानता हूं। नहीं सुन, क्या लिखा हुआ है? तफसील में मत जाओ। आप कौन सा यस या नो? नहीं, बनना चाहिए या नहीं? आप हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? वो भी आपके काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका भी जवाब मेरा दीजिए। जवाब आपसे कि आप हिंदू राष्ट्र को क्या समझते हो जाए, हैं? आप हिंदू राष्ट्र को क्या समझते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र क्या है? पहले हाँ ना का जवाब दे दिए फिर समझ लेंगे। नहीं, पहले हिंदू राष्ट्र है क्या आपकी निगाह में? आप बता दीजिए ना, आपकी निगाह में क्या है? सर ये क्या है? बनना चाहिए या नहीं? ये क्या है? आपकी निगाह में क्या है हिंदू राष्ट्र? मुझे बता, ये क्या है सर? अरे इसको मत समझाओ मुझे। नहीं, उनके बगल में रखा हुआ है, क्या आपका अकीदा है इस पर? आपने कहा आपका अकीदा है इस पर? आपका अकीदा है इस पर? सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस समय मेरे हाथ में है, क्या आपका अकीदा है? क्या आपका अकीदा है? रंगरेज साहब आपका अकीदा है इस पर अकीदा है? तो फिर ये सवाल क्यों है? फिर ये अगर ये हमारे लिए सुप्रीम बुक है तो क्या इस पर हमको भरोसा रखना चाहिए? पूरा रखना चाहिए। तो फिर हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में सवाल को आप कैसे लेते हैं? हिंदू राष्ट्र को लेकर इस संविधान की किताब की रोशनी में ये बात कैसे कही जाती है? सेकंड, आपके पास आऊंगा तो अपनी बात कहिएगा। एक सेकंड रुकिए, बताइए आपका अकीदा है इस पर? मेरी तरफ देखिए और बताइए। पूरा अकीदा है मेरा इस पर, और भारत के हर व्यक्ति का अकीदा है इस पर। अकीदा है क्या आपका इसके ऊपर? पूरा अकीदा है, पूरे भारत के हर व्यक्ति का। ये कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, कुरान पे है, अल्लाह के रसूल हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। अकीदा और किसी चीज पे नहीं हो सकता। अकीदा हमारा अकीदा क्या है? मजहब हमारा इस पर हर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। देखिए दिनेश जी, ये अहम पॉइंट्स पे, अहम मुद्दों पे बात करने के बजाय देखिए शोर मचा रहे हैं, इस तरह से कोई बात नहीं कर सकता। देखिए कितने बढ़िया से डिबेट होने दे रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। अकीदा का मायना क्या है? अकीदा के लफ्ज कितने बढ़िया से डिबेट होने दे रहे हैं, कितने बढ़िया सवालों के जवाब लेने दे रहे हैं। हाजिक साहब भी उसमें पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, और देखिए कितने बढ़िया। और कौन से मदरसे से मौलवी हैं? ये लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आप बोले नहीं। सर, अगला सवाल आपसे। अब तरक्की और विकास का एक जो फॉर्मूला है वो कहता है सबका साथ, आता हूं सर जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जी। अरशद मदनी साहब को अगर आप सुने तो वो कहते हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत इस समय सबसे दयनीय है और मुसलमान सबसे ज्यादा हाशिए में हैं, परेशान हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अगर हर एक पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी का लाभ सबको बगैर भेदभाव के मिल रहा है तो ये स्टेटमेंट कैसे सही हो सकता है जो दूसरी तरफ से दिया गया? यकीनन यही तो दिक्कत की बात है आज के वक्त में। अभी आप देखेंगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना
उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा मिला तो मुसलमानों को मिला। अगर किसी तरह की लाडली योजनाएं जो मिली वो मुसलमानों की मिली, या किसी को भी किसी भी देखिए चाहे अनाज हो, किसी भी योजना में। क्या ये कहा जाना कि आप सियासत में नहीं होके भी सियासी गोटियां खेलते हैं? कभी आप मोहन भागवत जी से मिलते हैं, कभी आप मोदी जी के बुलावे पर चले जाते हैं, आप कौम के बहुत सारे लोगों को नाराज करके राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में चले जाते हैं। क्या आप ये सियासी डोरियां हैं जो बगैर सियासत में शामिल हुए खींचते रहते हैं? दरअसल मैं जो भी कोई कार्य करता हूँ इसमें सियासत नहीं है, मेरा राष्ट्र हित मेरे सामने होता है। कुरान कह रहा है और मैं ईमान वालो इस्लाम में पूरी पूरी तरह दाखिल हो जाओ। शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, इसके कदम ब कदम न चलो। और ये अगर शैतान के कदम पर कदम चले तो इनकी जवाबदेही होगी हमारी। शैतान कौन है? शैतान किस पर शैतान की बात कहते हैं? अगर देश की बात करो तो शैतान प्यार की बात करो। एक अभी नाम तो क्या कह रहे हैं? मैंने उसका तर्जुमा भी बता दिया, तब भी नहीं समझ रहे। देश की बात की तो इन्होंने कहा शैतान खुला घूम रहा है। नहीं आप गलत कह रहे हैं। कुरान ये कह रहा है ए ईमान वालो इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। वो कह रहे हैं शैतान कौन है? मैं कह रहा हूँ पूरी बात तो सुनो। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है हजरत, मूर्ति में जान डालना। प्राण प्रतिष्ठा इसको कहते हैं। मेरा अकीदा ये है, हर मुसलमान का अकीदा ये है कि अल्लाह के अलावा जान लेने वाला जान देने वाला कोई नहीं। और आप उसमें प्रोग्राम में चले गए तो ये ईमान के खिलाफ नहीं, इस्लाम के अकीदे के खिलाफ नहीं। ये आपके प्राण प्रतिष्ठा में ये पूजा नहीं थी उनकी, ये आपके खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ नहीं है। ये आपके खिलाफ है, इस्लाम के आपके खिलाफ नहीं है। आपके खिलाफ नहीं है, आपके खिलाफ नहीं है क्या? नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा आप कर सकते हो मूर्ति में? अब उनका जवाब जाना नहीं है। एक सेकंड, क्या लेने गए थे आप? अब ये जो इन्होंने सवाल पूछा इमाम साहब, एक सेकंड, इन्होंने कहा हिम्मत है प्राण प्रतिष्ठा की? इस्लाम के हिसाब से बुत में जान डालना, प्रतिमा में जान डालना, ये इस्लाम के हिसाब से सही नहीं है और आप वहां गए। बिल्कुल। क्या इसीलिए कुफ्र का फतवा आपके लिए जारी हुआ? यकीनन। ऐसे नहीं तो ये कुफ्र है? नहीं, मुझे एक बात समझने दीजिए। एक सेकंड, कुफ्र से भी आगे बढ़ के, अच्छा ये कुफ्र से भी आगे बढ़कर अगर ये कुफ्र से भी आगे बढ़कर शिर्क है तो अंबर जैदी, क्या रशीदी साहब की निगाह में हर एक वो आदमी जो भगवान की मूर्ति रखकर पूजा करता है वो तो गुनाह करने वाला आदमी हो गया? एब्सोल्युटली। तो हर एक वो आदमी इनकी निगाह में काफिर हो गया? बिल्कुल। तो क्या इनका कहना यह है कि हर एक वो आदमी मजहब के हिसाब से सजा का हकदार हो गया? बिल्कुल। क्या उसी तरह के लोगों के लिए कहा जाता है कि इनको जीने का अधिकार नहीं है? अरे ये इस्लामी हुकूमत है क्या जो सजा दोगे आप? ये इस्लामी हुकूमत है। तो फिर आप ये बताइए, अगर ये इस्लामी हुकूमत नहीं है तो ये पढ़े लिखे लोग नहीं है और आप पढ़े लिखे लोग हैं। बात को घुमाइए, दोनों बातें कैसे घुमाइए? इमाम साहब ये दोनों बातें ये चूंकि इमाम है, आपने जिम्मेदारी बनती है जवाब देना। ये दोनों बातें इमाम है, इमाम होने के नाते जिम्मेदारी है इनकी जवाब देना। बोल चुके, जिम्मेदारी है इनकी जवाब देना। और ये एक भी बात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं इमाम साहब कि आपने जो किया, न दुनिया की जानकारी आपने जो किया वो गुनाह भी हो गया, लेकिन यहाँ शरीयत के हिसाब से तो चीजें चल नहीं रही हैं, इसलिए सजा कैसे मिलेगी? ये दोनों बातें समझाइए जरा। देखिए ये मेरे और ईश्वर के अल्लाह के मामलात हैं कि मैंने क्या किया, मैं क्यों गया। आपका जाहिर, आपने जाहिर क्या देखा कि जाने पे जाहिर, एक आदमी जाहिर में बुतों की पूजा कर रहा है तो उस पे फतवा आपने देखा, पूजा करते देखा, दिल को नहीं माना जाएगा। नहीं, आप बुत के सामने बैठ के कहो मैं तो अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ, कोई नहीं मानेगा। आप बोलिए सर, आप बोलिए, हम सुन रहे, आप बोलिए, मानेगा। आप बोलिए सर, बोलिए, कोई नहीं मानेगा। नहीं, आप बोलिए, बोलिए सर, बोलिए और बोलिए। कुफ्र फतवा जो लगता है वो जाहिर पे लगता है, जाहिर पे। नहीं, आप चूंकि प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में गए, ठीक है, सबने देखा, ठीक है, इसलिए आपके ऊपर फतवा लगा। आप समझे, मैं माफी मांगता हूं अल्लाह, मैंने ये मैं तौबा करता हूं, सबके सामने तौबा करता हूं, आप भी कर लो, क्या हर्ज है? मैंने कहा था मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ये चीजें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूं, मेरा इस्लामिक माइंड सेट है, अल्हम्दुलिल्लाह माइंड सेट है मेरा। एक सेकंड, इस्लामिक माइंड सेट है मेरा, है और रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आपके अलावा 3 गेस्ट हैं। अरे भाई तीनों से करा लो ना, करा लो ना।
ये कि माइक तोड़ दिया यार। ये तो सब गलत बातें कर रही हैं। नहीं, वो जो आपको समझ में नहीं आएगा वो गलत नहीं हो जाएगा ना सर। कर रहे हैं दीन के खिलाफ तो भाई मेरी कीजिए मेरे खिलाफ कभी आपने सब ये आप दोबारा मत बोलिएगा। दीन के खिलाफ कौन बगावत कर रहे हैं? या दीन के खिलाफ है जो मैंने आज पुलिस का विरोध कर दिया आपने। आप कुरान आप कह रहे हैं कि शैतान वाला काम कर रहे हैं। आप होते कौन है बात बोलने वाले? आप होते कौन है बोलने वाले? अथॉरिटी दी किसने दी? उनको लेके भी ऐतराज यही था। कौन शैतानी रास्ते पे चल रहा है? उनको लेके भी ऐतराज यही था। उनको लेके भी ऐतराज यही था। दीन का खंजर लेके लोगों को बरगलाते फिरते हैं। आप कुछ नहीं जानती। आप नहीं बोल रहे कैसे बोल रहे हैं कि शैतानी रास्ते पे चल रहे हैं? हाजिर खान साहब, तुमने हाजिर खान साहब ये कि अगर आप शांत रहोगे, वो सही है। अगर आप शांत रहोगे तो उन्होंने तर्जुमा कर दिया। थोड़ी सी सर, अगर एक दूसरे को बोलने अगर एक दूसरे को बोलने ही नहीं दोगे, खुनान क्या है कि आपका तरीका गलत है। क्या का तरीका गलत है? अगर करने की कोशिश मुझे मत समझ। मैं किसी को कुछ नहीं समझता। आदमी समझता हूँ। किसी को भी प्लीज ये क्या प्लीज आप देख नहीं रहे साजिश कर रहे हैं जनता को भड़काने के लिए। ये सरतन से जुदा समझ नहीं रहे। पूरी दुनिया को बर्बाद कर रही है। तो ये कर क्या रहे हैं? एक सेकंड, दीन की बेइज्जती भी नहीं जानती। एक सेकंड, ना नमाज पढ़े ना रोने की ना किसी चीज की कर रही है। ये एक सेकंड बात करने का दीन के खिलाफ कर रही है। तेरे उड़ेंगे अगर ना उड़े तो मेरे मुंह के बात नहीं। एक सेकंड तो अभी आप लोग लगातार ये देख ही रहे हैं कि किस तरीके से कई बार सवाल करना लेकिन जवाब नहीं सुनने की जो आदत है, या वही जवाब चाहिए जो हम सुनना चाहते हैं। ये ईदर माय वे और हाईवे वाला जो तरीका है कि केवल हमारे तरीके से चलिए वरना आप गलत हैं, उसी के चलते यहां से 3 लोग अभी आपको चले गए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये धर्म संकट तो अभी आगे जारी है। इसलिए अब आपको मैं इमाम साहब कहूंगा कि जरा मेरे साथ आए यहां और कुछ एक चीजों पर जो बहुत महत्वपूर्ण है उस पर अपना नजरिया जरूर दें। हालांकि मैं ये देख रहा था कि आप जब कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को, इधर आ जाइए, बहुत सारे लोगों को समझाना है और ये मुश्किल काम है, तो आप ये क्यों कहते हैं दिखाई दे रहा था जी। और मैं जरा अंबर जैदी से भी समझूंगा कि जब इस तरीके की जो चीजें वो देखते हैं और धर्म की ऐसी व्याख्या वो देखती हैं तो कैसे उसको रिएक्ट करती हैं। लेकिन जरा जल्दी से ये देखिए और इस पर अपना रिएक्शन दीजिएगा। एक लाइन में आपको बताना है कि इसको देखकर आपके जहन में क्या आता है। अब ये मैं प्ले करने वाला हूं 1 बाय 1। धर्म संकट पहला, हिंदू, संविधान, मुसलमान, देश में खतरे में कौन दिखाई दे रहा है आपको? देश में कौन खतरे में दिखाई दे रहा है? हिंदू, संविधान और मुसलमान। मतलब इन तीनों में से कौन है जो खतरे में दिखाई दे रहा है? कोई कह देता है हिंदू खतरे में है, कोई कह देता है संविधान खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान इस समय सबसे ज्यादा खतरे में है। आपको खतरे में कौन दिखाई देता है? मुझे तो कोई ऐसा खतरा दिख नहीं रहा। आपको कहीं कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है? मतलब खतरे से मुराद क्या है कि क्या कहां हिंदू खतरे में है, कहां संविधान खतरे में है, कहां मुसलमान खतरे में? चलिए नेक्स्ट प्ले कीजिए। मुझको कोई हाँ इनमें से किसी पर भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगला दिखाइए। क्या बुलडोजर न्याय का प्रतीक है? आपका नजरिया क्या है? देखिए, कानूनन कोई भी काम कानून के दायरे में हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। चाहे वो कोई भी एक प्रक्रिया बुलडोजर के कानून के दायरे में ठीक है। अगर कानूनन है तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं। कानून के दायरे में चल रहा है अगर बुलडोजर तो वो ठीक है। नेक्स्ट दिखाइए। अगली, क्या देश के विकास के लिए, अगली स्लाइड कहती है यूसीसी जरूरी है, हाँ या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि ये विषय राष्ट्रीय विषय है मुझे, और राष्ट्रीय विषय में मुझे लगता है कि इसका होना बेहतर होगा। यूसीसी होना राष्ट्र के लिए बेहतर होगा? बेहतर होगा। कौम के लिए कैसा होगा? सभी के लिए अच्छा होगा, उसमें कौम भी आती है देश में। चलिए नेक्स्ट दिखाइए। नेक्स्ट स्लाइड कहती है मुसलमानों का सच्चा रहनुमा कौन है, औरंगजेब या मोहम्मद अली जिन्ना? क्योंकि इनको बहुत बार
बहुत तरीके से रहनुमा के तौर पर प्रोजेक्ट पोर्ट्रे किया गया है। इनमें से कौन दिखाई देता है आपको रहनुमा? मैंने तो इनको भी नहीं देखा, इनको भी नहीं देखा, तो इसलिए तो इनमें से कोई भी मेरे को रहनुमा नहीं दिखाई देता, ये कह रहे हैं। मोदी जी रहनुमा दिखते हैं। कौन दिखाई देता आपको रहनुमा? नरेंद्र मोदी जी रहनुमा दिखते हैं, जिनको हमने देखा है। ना मैंने उनको देखा, ना मैंने इनको देखा। तो तीसरी तस्वीर आपने लगाई नहीं। मुझको तो नरेंद्र मोदी में रहनुमा मुसलमानों को दिखाई देता है। वैसे इस बात को लेकर बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि आपने चश्मा ही ऐसा लगा रखा है कि आपको उन्हीं में सब कुछ अच्छा दिखाई देता है। क्या कहना, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा ही कहा जाएगा। तो क्या ये राष्ट्रीयता का चश्मा है जिससे आप देखते हैं, इसलिए उनमें अच्छा ही दिखाई देती है? देश के प्रति समर्पित हैं, देश के लिए लगे हुए हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना कहा जाए। तो राष्ट्रीयता की बातों में एक बात और समझ लेना चाहता हूं, जब आप करते हैं तो कई लोग इसको कौम के खिलाफ क्यों देखते हैं? उनका अपना नजरिया है। ये नजरिया कायम रहेगा या बदलेगा? बदलना चाहिए, वक्त बदलेगा। ये विशफुल थिंकिंग है, बदलना चाहिए, या ये दुआ है? ये फैसला आप कीजिएगा। अगला देखिए, इनमें एक जैसा क्या है? महात्मा गांधी, मोहन भागवत, एक जैसा क्या है? उस वक्त के वो राष्ट्रपिता, चूंकि उनको तो मैंने देखा नहीं, आज के राष्ट्रपिता मैंने इनको डिक्लेयर किया हुआ है, तो इनको मैंने देखा है। हालांकि उनके लिए एम्बेरेसिंग हो गया था और उन्होंने कहा था कि मुझे मत कहिए, आप राजऋषि कह देते हैं, आप राष्ट्रपिता कह देते हैं, और ये वो कहते हैं कि हमको इस तरह की उपाधियां मत दीजिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो तब के थे, ये आज के हैं? आज के हैं और आज भी रहेंगे, और ये आगे भी रहेंगे। राष्ट्रपिता के संदर्भ में ये बातें एक बार फिर से इलियासी साहब कह रहे हैं। नेक्स्ट दिखाइए। पीएम मोदी के घर में एक नन्हा मेहमान आया, बीते दिनों ये तस्वीरें आपने देखी होंगी, आपके जहन में क्या आया? बहुत अच्छा आया, और इससे एक उनका लगाव, उनका जो भाव गाय के प्रति, और उसका एक बहुत पॉजिटिव संदेश है। मुझे लगता है कि ये जिस तरह से उन्होंने इसको अपने मेहमान को बुलाया है, ये बहुत पॉजिटिव है और अच्छा है। ये पॉजिटिव सिर्फ इमाम इलियासी साहब के लिए है? सभी के लिए, देश के लिए है, क्योंकि देश के अभी प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री जो इस समय जो कर रहे हैं वो देश के लिए ही है। अगला दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, इससे बहुत सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है। ब्रुनेई के उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद में मोदी दिखाई दिए, आपके जहन में क्या आया? अच्छा आया। लेकिन आप ये जरा बताएंगे कि कई ऐसी कंट्रीज हैं जो असल में मुस्लिम कंट्रीज मानी जाती हैं। यहां भी देखिए, आप मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं मंदिर बन रहा है। अभी हमको ये भी सुनने में आया कि एक जमाने में सोवियत संघ का हिस्सा रहा, अब उससे अलग हो गया, लेकिन मुस्लिम कंट्री रहा। एक जो मुल्क है वो ये तय कर रहा है वहां बुर्का नहीं होगा, वो विकास के रास्ते पर चलेंगे, वो तरक्की याफ्ता होंगे। ये क्या असल में जो मजहब कहता है उसके खिलाफ जाना है? नहीं, दरअसल अभी जो तस्वीर आपने लगाई है मोदी जी की मस्जिद में, तो मस्जिद तो सभी के लिए होती है, खाली हिंदू या। तजाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो दकियानूसी बातों को नहीं मानेगा। हाँ। उसने अपनी दकियानूसी कौन सी चीजें उसको डिफाइन भी किया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इमाम साहब के हिसाब से वो तरक्की याफ्ता सोच है या आपके हिसाब से वो धर्म के खिलाफ, मजहब के खिलाफ सोच? देखिए, धर्म को वो आज भी उसी तरह से मानते हैं जिस तरह से मानना चाहिए। अभी आपको मैं बताता हूं कि जिस तरह से अब इंडोनेशिया को अगर आप देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडोनेशिया में, लेकिन वहां पर जो हिजाब है आप देखेंगे, जो चेहरा उनका खुला होता है, लेकिन बहुत सारी जगह जहां पूरा ढका होता है। तो मेरा मानना यह है कि अपने इस्लाम को भी मानते हैं, अपनी संस्कृति को भी मानते हैं, और इंडोनेशिया के जो लोग हैं, इसी तरह से तजाकिस्तान के लोग हैं, उन्होंने भी अपना एक नजरिया पेश किया है। वापस अपनी जगह पर आ सकते हैं। इमाम साहब ने बड़े दो टूक तरीके से सही को सही, गलत को गलत कहा है, लेकिन अब एक बात मैं आपसे समझते हुए, अंबर जैदी, आप अकेली बची हैं। वो लोग जो तमाम लोग आए थे यहाँ सवाल पूछने के लिए, वो ना तो जवाब देने दे रहे थे, जवाब सुनने की भी उनमें सलाहियत नहीं दिखाई दे रही थी, पेशेंस भी दिखाई नहीं दे रहा था, और उसके बाद हर एक चीज में ऐसे टोका जा रहा था जैसे उन्होंने एक अपने दिमाग में प्री कंसीव्ड तरीका बना रखा है कि आज इनको बोलने नहीं देना। ये क्यों था? सबसे पहली बात तो शेर अकेला आता है, झुंड में आता नहीं है। झुंड में तो ऐसे कायर लोग वार करते हैं जिनको ऐसी जरूरत होती है। सबसे पहली बात तो ये देखिए, ये पहली बार नहीं है। आप जानते हैं कि मैं बहुत लंबे अरसे से
टीवी में डिबेट्स करती हूँ और ये आए दिन का काम है। ये इनका पुराना नहीं, तो अंदाज ऐसे लोगों का पुराना मोटिव नेचर क्या लगता है आप? ऐसे लोगों का कोई मोटिव नहीं है। ये लोग कौम का भला नहीं चाहते। ये लोग चाहते हैं कि ये थोड़े से फेमस हो जाएं और इनको राज में कुछ करने के लिए पार्टी में किसी उसमें मिल जाए। तो आज बहुत साफगोई से यहाँ बातें रखी गई, लेकिन साथ में एक बात और देखने को मिली कि कई बातें आपका उसमें कोई दूसरा मत हो सकता है, लेकिन क्या उसके लिए आप इतने इंटॉलरेंट हो जाएंगे, इतने असहिष्णु हो जाएंगे कि या तो आपके तरीके से बात होगी या बात होगी ही नहीं? क्या उसके लिए आप माइक फेंक कर निकल जाने वाला तरीका भी रखेंगे? क्या वो किसी दूसरे को बोलने नहीं देना, अगर वो बोलना शुरू करता है तो बीच में इतनी बार और इस तरीके से टोकना है कि वो इरिटेट हो जाए या चुप हो जाए या फिर कहे कि आप ही बोल लीजिए, मैं अब बोलना बंद करता हूं? क्या ये बातें सही हैं? क्या संवाद का ऐसा तरीका होना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है और समाज के सामने एक बड़ा धर्म संकट भी है। बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। मेरे वो तमाम मेहमान जो यहां आए और बगैर बात पूरी किए अपने तरीके से अपनी चीजें करके यहां से चले गए, वो मैं ये उनसे इल्तजा करता हूं कि आइंदा ऐसा ना करें। उनको खुद भी ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा जब वो देखेंगे, लेकिन आपके सामने मैं रखूंगा जरूर ताकि आप ये समझ पाएं कि कौन किस तरीके से बात रखता है, करता है, और असहिष्णु होने के जब आरोप लगाए जाते हैं तो कौन कितना सहिष्णु है ये भी आप अपने में तय कर सकें। अंबर जैदी, आप आखिर तक बनी रहीं, आपका बहुत शुक्रिया। आप सभी ऑडियंस यहां पहुंचे और अपनी बातें आपने रखी, आपका बहुत धन्यवाद। धर्म संकट में आज इतना ही।